एक और निजाम भी है टैक्स लागू करने का, जिसको कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। जिसको क्या कहते हैं? फाइनल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम एक ऐसा निजाम है जिसके तहत आप इनकम कैलकुलेट करते हैं, इनकम में से खर्चे लेस करते हैं, उसके बाद सारे हेड्स ऑफ इनकम को टोटल करते हैं, उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करते हैं, फिर टैक्सेबल इनकम आ जाता है, उस पर रेट अप्लाई करते हैं, फिर टैक्स लायबिलिटी आ जाता है, टैक्स लायबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट लेस करते हैं तो टैक्स पेबल आ जाता है। वो वाला टैक्स आपने एफबीआर को जमा कराना होता है। ये तो बड़ी बार ये वाली बात कर चुके हैं, मैंने अभी भी 2 बार दोहराई इसलिए दी ताकि आपको याद करवा दूं कि भैया नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या होता है। फाइनल टैक्स रिजीम क्या है? इसका उलट। भाई जिस चीज के बारे में नॉर्मल टैक्स रिजीम हाँ कहता है ना, फाइनल टैक्स रिजीम ना कहता है। सर नॉर्मल टैक्स रिजीम में आप क्या करते हैं? सर नॉर्मल टैक्स रिजीम किसी ना किसी हेड, नॉर्मल टैक्स रिजीम के मुताबिक जो इनकम टैक्स होती है वो किसी ना किसी हेड ऑफ इनकम में शामिल होती है। नॉर्मल टैक्स रिजीम के मुताबिक जो इनकम होती है, एक मिनट अगर मैं आपको ये लो जरा इसको देखो, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम है। इनकम में से खर्चे माइनस होंगे, हेड ऑफ इनकम में इनकम शामिल होगी, टोटल इनकम में इनकम शामिल होगी, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस होगा, टैक्सेबल इनकम में इनकम शामिल होगी, स्लैब अप्लाई करेंगे, टैक्स क्रेडिट लेस करेंगे। नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्या होता है? फाइनल टैक्स रिजीम क्या है? सर फाइनल टैक्स रिजीम एक निजाम है टैक्स लागू करने का। कुछ सिलेक्टेड तरह की इनकम, कुछ सिलेक्टेड तरह की इनकम पर एफटीआर के तहत टैक्स लगता है, उस इनकम को एफटीआर इनकम कहते हैं। जो इनकम एफटीआर इनकम होती है, यानी वो इनकम जिस पर एफटीआर के असूलों के तहत टैक्स लगता है, ये ऐसी इनकम होती है कि इसमें से कोई खर्चा माइनस नहीं होता। एनटीआर की इनकम में से खर्चा माइनस होता है, लेकिन एफटीआर की इनकम में से खर्चा माइनस नहीं होता। सर दूसरी बात, एफटीआर की इनकम किसी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करती। तीसरी बात, एफटीआर इनकम में से डिडक्टेबल, एफटीआर इनकम टोटल इनकम में फॉल करती है, लेकिन एफटीआर इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं होता। एफटीआर इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती। एफटीआर इनकम में पेज 53 के मुताबिक टैक्स नहीं लगता, और एफटीआर इनकम में से टैक्स क्रेडिट लेस नहीं होता। गर्ज ये कि जो काम एनटीआर में होना ना, एफटीआर में नहीं होना। ये टैक्स लागू करने का एक डिफरेंट तरीका है। सर इस बात को दूसरे तरीके से पेश करता हूं, यानी एफटीआर इनकम के तहत, एफटीआर के तहत जिस इनकम पे टैक्स लगना है उसे एफटीआर इनकम कहते हैं। एफटीआर इनकम की खास बात क्या है? इनकम में से खर्चा लेस नहीं होना। पहली बात क्या कही? इनकम में से खर्चा लेस नहीं होना। यार वो नहीं नजर आ रहा जो मैंने उर्दू में लिखा था। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिखता हूं। एक बार वो लिख दिया ना आप, वो जज़ब हो जाएगा, और एक बार आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो सर मेरा मकसद हल हो जाएगा। सर जी एफटीआर इनकम, सबसे पहली बात ये लिखने लगा हूं सर, आपने सिर्फ चुप करके इसको इस करने, जब मैं लिख लूंगा साफ साफ करके लिखने की कोशिश करता हूं ताकि उसका स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाए। जिस इनकम पर एफटीआर के तहत टैक्स लगता है उसे एफटीआर इनकम कहते हैं। जिस इनकम पर एफटीआर के तहत टैक्स लगता है उसे एफटीआर इनकम कहते हैं। खुसूसियात क्या है? एफटीआर इनकम किसी हेड ऑफ इनकम में शामिल नहीं होती। एफटीआर वो इनकम जिस पर एफटीआर के तहत टैक्स लगना है किसी हेड ऑफ इनकम में शामिल नहीं होती। अगली बात, टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती। किस में शामिल होती है? सिर्फ टोटल इनकम में शामिल है। हाँ भाई ये वाली बात क्लियर हो गई। अगली बात, तीसरी बात समझना, एफटीआर इनकम में से कोई खर्चा लेस नहीं होता। एफटीआर इनकम में से कोई खर्चा लेस नहीं होता। लॉस एडजस्ट नहीं होता। डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं होता। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एफटीआर इनकम में से कोई खर्चा भी लेस नहीं होगा, कोई लॉस भी एडजस्ट नहीं होगा, कोई डिडक्टेबल अलाउंस भी लेस नहीं होगा। आगे चलता हूं। एफटीआर इनकम, अगली बात करने लगा। एफटीआर इनकम पर जो टैक्स लगता है एफटीआर इनकम पर स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स नहीं लगता। अगली बात, एफटीआर इनकम पर
जो टैक्स लगता है वो एफटीआर इनकम पर जो टैक्स लगता है वो लगता है उसमें से टैक्स क्रेडिट लेस नहीं होता। एफटीआर इनकम पर जो टैक्स लगता है उसमें से टैक्स क्रेडिट लेस, यानी एफटीआर हमने पढ़ा है ना, टैक्स लायबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट लेस हो जाता है, लेकिन एफटीआर इनकम पर जो टैक्स लगता है उसमें से टैक्स क्रेडिट लेस। और सबसे 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 ज्यादा हिट बात सुनो, एफटीआर इनकम पर टैक्स कट कर मिलता है। ओ भाई, एफटीआर इनकम पे टैक्स कट के मिलता है, यानी टैक्स पहले ही कट जाता है एफटीआर इनकम पे और टैक्स कट के मिलता है। अगली बात, जो टैक्स कट गया वो फाइनल टैक्स है। जो टैक्स कट गया वो कट गया, यानी वो फाइनल टैक्स, यानी नॉन एडजस्टेबल टैक्स। कौन सा टैक्स है? नॉन एडजस्टेबल टैक्स है। एफटीआर इनकम पे जो टैक्स कट गया वो फाइनल टैक्स है, यानी नॉन एडजस्टेबल टैक्स। सातवीं बात, एफटीआर इनकम पे टैक्स कट के मिलता है, जो टैक्स कट गया वो फाइनल टैक्स है, यानी नॉन एडजस्टेबल टैक्स। नॉन एडजस्टेबल टैक्स का क्या मतलब है? नॉन एडजस्टेबल टैक्स का मतलब है कि कोई रिफंड नहीं होगा। जो टैक्स कट गया उस पर कोई रिफंड नहीं। सर, ये मैंने सारी बातें आपको उर्दू में पता क्यों लिखकर बताई हैं, ताकि आप इसको ग्रैब करें, अच्छे से पिक करें। मैंने इसके बाद आपको टॉपिक भी पढ़ाना है, टॉपिक पढ़ाने के बाद इसकी एग्जांपल भी आपको करानी है, इसकी एप्लीकेशन भी आपको बतानी है। मेरे साथ चलो जरा, मैं एक बार जब अंग्रेजी पढ़ाऊंगा ना तो फिर उधर देखना कि ये सारी बातें जो उर्दू में लिखी है क्या वहां पर लिखी हुई है या नहीं। बात नंबर 1, एफटीआर इनकम टैक्सेबल इनकम का हिस्सा नहीं बनती, ग्रॉस बेसिस पे टैक्स लगता है। ग्रॉस बेस का क्या मतलब है? यानी कोई खर्चा माइनस, कोई हाँ ना करनी है, चुप नहीं रहना। जो बात पढ़ाई है हाँ कर दो, जो नहीं पढ़ाई मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा। नहीं पढ़ाई क्या है तो भाई ये बात आपने नहीं पढ़ाई, मैं एग्री हूं, लेकिन चुप करके एंजॉय ना करो, आपकी मेहरबानी। सर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुझे तवज्जो चाहिए जरा। इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, यस और नो? पढ़ाया कि किसी हेड ऑफ इनकम का हिस्सा नहीं बनेगी। दूसरा, नो डिडक्शन इज अलाउड, पढ़ाया कोई खर्चा माइनस नहीं होगा। वो कहता है द अमाउंट ऑफ इनकम कम नहीं होगी, चाहे कोई डिडक्टेबल लॉस हो चाहे कोई लॉस हो, यस और नो? हुई है बात। फिर वो कहता है द टैक्स डिडक्टेड इज नॉट रिड्यूस्ड बाय टैक्स क्रेडिट, उसमें से टैक्स क्रेडिट भी लेस नहीं होना। हुई है बात। उसके बाद जो टैक्स कट गया वो फाइनल टैक्स है, जो टैक्स कट गया वो फाइनल टैक्स है, यानी उस इनकम पे उसके अलावा कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब अगली बात सुनो, जो टैक्स कट गया वो फाइनल टैक्स है, उसको क्या कहा जाता है? नॉन एडजस्टेबल टैक्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? नॉन एडजस्ट। यार ये सारी बातें पढ़ाई हैं, अब एक नई बात है वो सुनो फिर ध्यान से। याद रखना, एफटीआर इनकम एक ऐसी इनकम है जिस पे हमेशा टैक्स कट के मिलता है। एफटीआर इनकम एक ऐसी इनकम है जिस पे टैक्स कट के मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है जिस पर टैक्स कटा हो वो एफटीआर। यानी अली इमरान को सैलरी मिलती है एसबीआई से, टैक्स कट के मिलती है। ये जो टैक्स कटा है ये फाइनल टैक्स नहीं है। क्यों? सर मुझे जो मिलती है सैलरी मिलती है, सैलरी तो हेड ऑफ इनकम में आती है, ये जो टैक्स कटता है ये फाइनल टैक्स नहीं है। इसको नॉन एडजस्टेबल टैक्स नहीं कहते, बल्कि इसको कौन सा टैक्स कहते हैं? एडजस्टेबल टैक्स कहते हैं। एडजस्टेबल टैक्स वो होता है जो एडजस्ट हो जाता है, नॉन एडजस्टेबल टैक्स वो होता है जो एडजस्ट नहीं होता, यानी जिसका रिफंड नहीं मिलता। वो कहता है हर बार जब भी ट्रांजैक्शन पे टैक्स कटे जज्बाती नहीं हो जाना कि ये फाइनल टैक्स है। कुछ इनकम ऐसी भी होती है जिस पर टैक्स कट के आपको मिलता है लेकिन वो फाइनल टैक्स नहीं होता। वो कहता है वहां पर जहां पर टैक्स डिडक्ट हुआ और वो फाइनल टैक्स नहीं है तो वो क्या है? वो फिर वो अगर टैक्स कटा और वो फाइनल एफटीआर की इनकम नहीं है तो फिर वो एनडीआर की इनकम होगी। अगर वो एनडीआर की इनकम होगी तो किसी ना किसी हेड में फॉल करेगी, या सैलरी में या प्रॉपर्टी में या बिजनेस में या कैपिटल गेन में या अदर सोर्स में फॉल करेगी, और वो वाली इनकम टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बनेगी। और इस इनकम पर जो टैक्स करता है वो एडजस्टेबल टैक्स होता है, और एडजस्टेबल टैक्स का मतलब है कि अगर ये कट गया तो उसका रिफंड मिल जाएगा। समझ गए? आ जाओ अगली बात, देयर इज नो रिफंड ऑफ द नॉन एडजस्टेबल टैक्स। नॉन एडजस्टेबल टैक्स का कोई रिफंड नहीं होता। देयर इज नो रिफंड ऑफ द नॉन एडजस्टेबल टैक्स एट सोर्स अनलेस वो गलती से डिडक्ट हो जाए। सर जी ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी, आप मुझे कहेंगे सर जी आपने इतनी बातें पढ़ाई हैं, क्या सर गिनती की 6 आइटम्स हैं जिन पर एफटीआर के असूल लगते हैं? पहला कमीशन ब्रोकरेज, दूसरा एक्सपोर्ट, तीसरा प्राइस एंड विनिंग, चौथा डिविडेंड, पांचवा पाकिस्तान सोर्स रॉयल्टी ऑफ नॉन रेजिडेंट, छठा फी फॉर टेक्निकल सर्विस ऑफ नॉन रेजिडेंट। ये सिर्फ 6 लोग हैं जिन पर
ये सिर्फ 6 तरह की इनकम है जिसको एफटीआर इनकम कहा जाता है। मीनिंग देर बाय, अगर आपने ये लिस्ट याद की हुई है तो आपको एफटीआर के असूल सिर्फ इन पे लगने हैं। मैं एक एग्जांपल आपको लेके चलता हूं और एग्जांपल लेने लगा हूं डिविडेंड की। सर आपको पता है डिविडेंड जब भी मिलता है, अगर मेरा 100 रुपए का डिविडेंड है, याद रखिएगा मुझे 100 पूरे नहीं मिलेंगे, मेरे टैक्स कट के मिलेंगे। तो एफटीआर इनकम का पहला असूल क्या है? टैक्स कट के मिलेगा। फॉर एग्जांपल मुझे डिविडेंड मिलना था मुल्तान से, मुल्तान पे जाने आने का मेरा 5 रुपए का खर्चा हो गया, 100 रुपए का डिविडेंड मेरा बनता था, 100 रुपए में से 5 लेस करके टैक्स कटेगा या नहीं? डिविडेंड इनकम का असूल क्या है? एफटीआर इनकम का असूल क्या है? कोई खर्चा माइनस। यार मेरा बिजनेस में लॉस आ गया है और डिविडेंड मुझे मिला है, क्या बिजनेस का लॉस डिविडेंड की इनकम के साथ एडजस्ट हो जाएगा? नहीं एडजस्ट हो सकता। सर जी मेरा टैक्स क्रेडिट बनता है, मैंने डोनेशन दिया, मुझे टैक्स क्रेडिट मिलना था, बताइए क्या डिविडेंड इनकम पे जो टैक्स है उसमें से टैक्स क्रेडिट लेस होगा? आंसर इज नो। नहीं यार मेरा पॉइंट समझ आ गया। क्या डिविडेंड इनकम टोटल इनकम में शामिल होगी? यस। क्या डिविडेंड इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी? नो। क्या डिविडेंड इनकम पर पेज 53 वाला स्लैब रेट लगेगा? नो। यार मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ये सारी बातें डिविडेंड वाली सारी बातें इस पर अप्लाई कर रहे हैं सर, डिविडेंड वाली सारी बातें इस पर अप्लाई कर रहे हैं। जब भी मिलेगा टैक्स कट के ही मिलेगा सर। ये सारी बहस हमने डिविडेंड की बेस बना ली, डिविडेंड की बात कर ली। अब जरा अगली बात आपके साथ करने लगा हूं। मार्केट में एक तीसरी चीज भी आ गई है। पहली कौन सी चीज है? एनडीआर, पढ़ा दिया। दूसरी कौन सी चीज है? एफटीआर, पढ़ा दिया। तीसरी चीज है थोड़ा थोड़ा एनडीआर, थोड़ा थोड़ा एफटीआर। एग्जाम्पल सर जी ये सेपरेट ब्लॉक आइटम में फर्क क्या है? ये इसके इस तरह की इनकम जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है उसमें से खर्चा माइनस होता है, दूसरा हेड ऑफ इनकम में शामिल होती है, तीसरा टोटल इनकम में शामिल होती है। बस उसके बाद ना डिडक्टेबल अलाउंस माइनस होना है, ना टैक्सेबल इनकम में शामिल होनी है, ना स्लैब वाला रेट लगना है, ना ही टैक्स क्रेडिट लेस होना है। तो भैया सेपरेट ब्लॉक आइटम एक ऐसी आइटम है जिस पर सेपरेट रेट लगता है। सेपरेट ब्लॉक आइटम पर कौन सा रेट लगता है? स्लैब रेट नहीं लगता बल्कि सेपरेट रेट लगता है। ये टोटल इनकम में से तो शामिल होती है, हेड ऑफ इनकम में तो शामिल होती है, इस इनकम में से खर्चा तो माइनस होता है बस। ना डिडक्टेबल अलाउंस माइनस होता है, ना टैक्सेबल इनकम में शामिल होती है, ना टैक्स लायबिलिटी और ना ही टैक्स क्रेडिट। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी बातें तो मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? सेपरेट ब्लॉक आइटम के बारे में कुछ आपकी किताब में लिखा हुआ है। पहला, ये एक रिजीम है जो सिर्फ मुख्तलिफ तरह की इनकम पे लागू होती है। वे स्पेसिफिक टैक्स रेट अप्लाइड, स्पेसिफिक टैक्स रेट अप्लाइड है। इनकम में से खर्चा माइनस करने की इजाजत है, लॉसेस होंगे तो एडजस्ट करने की इजाजत है, कैरेट फॉरवर्ड करने की इजाजत है। सर कौन कौन सी इनकम सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे आती हैं? सर आपको जो जो इनकम सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होती है, अगर उसकी बात करूं तो उसमें सबसे पहले आ गया टर्मिनेशन बेनिफिट, सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट होता है। अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी सेपरेट ब्लॉक आइटम है। प्रॉफिट ऑन डेट सेपरेट ब्लॉक आइटम है। गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक आइटम है। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी सेपरेट ब्लॉक आइटम है। डीम्ड इनकम सेपरेट ब्लॉक आइटम है। एक दो और चीजें भी हैं मगर मेनली इसमें एक पेंशन भी शामिल है। बहरहाल ये एग्जांपल्स हैं सेपरेट ब्लॉक आइटम की। अच्छा अब सेपरेट ब्लॉक आइटम के बारे में तो आपको पता है कि किसी हेड ऑफ इनकम में फॉल करते हैं। तो सर टर्मिनेशन बेनिफिट और अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी ये अंडर दैट सैलरी टैक्स होते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट ये अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टैक्स होते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी, डीम्ड इनकम ये तीनों अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्स होते हैं। मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है। और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? सर जी अगली बात, इसके साथ एक कनेक्टेड टॉपिक है डिविडेंड, इसको साथ कवर करते हैं। डिविडेंड पढ़ाने लगाऊं। डिविडेंड की पहली बात सर, डिविडेंड की पहली बात, डिविडेंड क्या होता है? कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में तकसीम किया जाए उसे डिविडेंड कहते हैं। कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में तकसीम किया जाए उसे डिविडेंड कहते हैं। कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है जरूरी नहीं है वो सारा शेयर होल्डर को दिया जाए, वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाए उसे डिविडेंड कहा जाता है। सर कौन कौन सी चीजें डिविडेंड में शामिल है? सर अगर कंपनी एसेट तकसीम कर दे तो वो भी डिविडेंड में शामिल है। कंपनी डिबेंचर्स दे दे तो वो भी डिविडेंड में शामिल है शेयर होल्डर्स को। सर कम डिबेंचर्स क्या होते हैं? सर बॉन्ड्स। सर कंपनी लिक्विडेशन के मौके पर अगर अपने शेयर होल्डर को कुछ दे दे तो वो भी डिविडेंड है। कंपनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर अपने शेयर होल्डर को कुछ दे दे तो वो भी डिविडेंड है। कंपनी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन या एडवांस दे दे तो टैक्स वाले उसको भी डिविडेंड मानते हैं। कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर के बिहाफ पर कोई खर्चा कर दे तो उसे भी डिविडेंड कहते हैं।
फॉरेन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट भी डिविडेंड कहलाता है। सर जी इस 7 पॉइंट्स को याद करने में बड़ी दिक्कत होती थी, मैंने इसका एक निमोनिक बना दिया डार फॉल। इसकी क्या तुक्का सुने, वो इस आग डार के आने से ना डॉलर एकदम गिर जाता था, तो मैंने उससे जेन में रखा डार फॉल। सर जी डी फॉर डिबेंचर, ए फॉर एसेट ऑफ द कंपनी, आर फॉर रिडक्शन, F for foreign company, A for amount expended by a private company on behalf of the benefit of other, L for liquidation of the company, and the other L is for loan or advance given by a private company or trust to its shareholder। डार फॉल में ये 7 बातें शामिल हैं। सर आप तकसीम कर रहे हैं एसेट्स या डिबेंचर्स या लिक्विडेशन के मौके पर या रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर, तो वो भी डिविडेंड है। आप प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर को दे रही है लोन या उसके बिहाफ पे पैसा खर्च करिए, ये भी डिविडेंड है। और लास्ट क्या बताया, फॉरेन कंपनी जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हो, फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी डिविडेंड है। सर जी एक बड़ी अहम बात है जो इन 7 पॉइंट के ऊपर है, वो ये है कि जो पैसे भी तकसीम किए जाएं वो कितने होने चाहिए, मैक्सिमम अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ऊपर भी उसने लिखा आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, नीचे भी उसने लिखा जितने पैसे भी तकसीम किए गए किस हद तक होने चाहिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या तक। इसका मतलब ये कि कंपनी का शेयर कैपिटल था 150 का, रिटेन अर्निंग थी 100 रुपए की, उस कंपनी ने डिविडेंड दे दिया 110, तो सर अप टू एक्यूमुलेटेड बैलेंस रिटेन अर्निंग तक जितने पैसे दिए हैं सिर्फ उसको डिविडेंड समझा जाएगा, उससे इजाफी पैसे को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। इस केस में 100 को डिविडेंड समझा जाएगा, उसके ऊपर वाले पैसे को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। वो क्या होगा भाई, डिविडेंड का ट्रीटमेंट उस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं सुने सर अगर अली इमरान एसबीआई का शेयर होल्डर है और अली इमरान एसबीआई प्राइवेट कंपनी है और अली इमरान उसका शेयर होल्डर है, अली इमरान कहता है मुझे 100 रुपया लोन तो दे दो एसबीआई को, एसबीआई कहता है चलो ले लो लोन, पता है टैक्स वाले क्या ट्रीट करेंगे, टैक्स वाले इसको डिविडेंड ट्रीट करेंगे। डिविडेंड का क्या रूल है, टैक्स काट के पेमेंट होती है, पता है ना सर। टैक्स वाले मुझे 100 पूरा नहीं देंगे, टैक्स वाले मुझे कितना देंगे 85, और 15 का क्या होगा, टैक्स काट लेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये होगा अगर मैं, अब आप देखो ना मैंने 100 रुपए का लोन मांगा है, मुझे 85 रुपए मिले, 85 मिला, क्यों, क्योंकि 15 का क्या हो गया है, टैक्स डिडक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इस लोन को क्या ट्रीट किया गया है, डिविडेंड ट्रीट किया गया है। ये वाली एग्जांपल रिटेन्ड अर्निंग तक, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक, किसकी हद तक, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 100 रुपए है और आपने डिविडेंड 110 का दिया है तो 100 तक की अमाउंट को रिटेन्ड अर्निंग समझा जाएगा, 100 तक की अमाउंट को डिविडेंड समझा जाएगा। जो रिटेन्ड अर्निंग से ऊपर की अमाउंट है उसको डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। ये कहा उसने, लिखा हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब कितनी होनी चाहिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की हद तक होनी चाहिए और उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा जो होगी उसको डिविडेंड तस्वुर नहीं किया जाएगा। आपकी एक एग्जांपल है उसमें वो कहता है एक एम्प्लॉय, अच्छा एसबीआई की रिटेन्ड अर्निंग है लेट्स से 90 रुपए और एसबीआई मुझे लोन दे देता है 100 रुपए का, तो सर आपको बताता चलूं फिर 100 रुपए को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा, फिर 90 रुपए को डिविडेंड समझा जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, क्योंकि उसने ये कहा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिस हद तक है उस हद तक की अमाउंट को डिविडेंड तस्वुर किया जाएगा। सर जी जो इसके ऊपर वाला 10 है उस पर टैक्स नहीं काटेंगे, उस पर सिंपल ट्रीटमेंट होगा। सर में वो तो शेयर कैपिटल की रिडक्शन होगी ना। 4th पॉइंट, कैपिटल रिड्यूस कब होता है और कैपिटल इंक्रीज कब होता है, जब एक कंपनी शेयर इश्यू करती है तो कैपिटल बढ़ता है, जब एक कंपनी शेयर वापस लेती है तो कैपिटल कम होता है। शेयर वापस लेने के मौके पर जो पैसे तकसीम किए जाएंगे उसे डिविडेंड कहा जाएगा। चलो आगे। सर ये सारी बातें आपने पढ़ ली, अब अगली बात है किस पेमेंट को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा, किस पेमेंट को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। आओ सर, 4 बातें ऐसी, 4 तरह की पेमेंट है, 4 तरह की चीजें जिनको डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सर उल्टा शुरू करते हैं, आपने भी पढ़ा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ फॉरेन कंपनी को डिविडेंड समझा जाएगा, यस और नो। सारी पेट्रोलियम कंपनी वालों ने कहा जी हम जा रहे हैं, हमने यहां काम ही नहीं करना। तो टैक्स वालों ने कहा भैया आप परेशान ना हो, हाँ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन वाली कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा फॉरेन कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिविडेंड समझा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर बड़ी ध्यान से सुनना, दूसरी बात यह है यार यहां पर एक भैया इसको ना तरतीब से, इसको स्लाइड की अरेंजमेंट ही ठीक नहीं है यहां पर। ये सर जी अब मेरी बात सुनना, मैंने लोन लिया 1 मिलियन का,
एक अली इमरान ने एसबीआई से लोन लिया, अली इमरान शेयर होल्डर, एसबीआई प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर, प्राइवेट कंपनी से लोन ले तो उसे डिविडेंड ट्रीट करेंगे, पड़ा हुआ ना। मैंने लोन लिया था 1 मिलियन का, इसे क्या ट्रीट किया गया? बाद में एसबीआई ने एक्चुअल में 50,000 रुपए का सच्ची मुची का डिविडेंड दे दिया, तो इसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सच्ची मुची का डिविडेंड दे दिया तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। लो सर 1 लाख रुपए का लोन लिया था और सचमुच में बाद में क्या किया, लाख का डिविडेंड दे दिया, तो इसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। दोनों को, ये केस 1 है, 50,000 वाले को भी डिविडेंड नहीं समझेंगे, लाख वाले को भी डिविडेंड नहीं समझेंगे। बात सुनो यार, ऐसा नहीं, ऐसा सुन लो। सर मैंने एसबीआई से लिया 1 लाख रुपए का लोन, एफबीआर ने कहा प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर को लोन देगी थी कि वो क्या होगा, डिविडेंड होगा। एसबीआई वालों ने मुझे टैक्स काट के पेमेंट कर दी, बहरहाल उसके बाद एसबीआई वालों ने सच्ची मुची का डिविडेंड दे दिया। अब जब डिविडेंड मुझे अनाउंस किया तो मुझे फोन करके, अस्सलाम वालेकुम सर जी आपका डिविडेंड आ गया 50,000 रुपए का, वो आपने एसबीआई से 1 लाख लिया हुआ ना, हमने एडजस्ट कर दिया। ऐसा ही होना ना, मुझे उन्होंने पैसे नहीं देने, मुझे फोन करके एंट्री करनी है। केस नंबर 2, अस्सलाम वालेकुम सर आपका 1 लाख का डिविडेंड आया, आपने एसबीआई का 1 लाख देना ना, हमने साफ बराबर कर दिया, हमने एडजस्ट कर दिया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? केस नंबर 3, 1.5 लाख का डिविडेंड मिला, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर आपका 1.5 लाख का डिविडेंड है, लाख तो एडजस्ट हो गया, बकाया 50,000 को डिविडेंड तस्वीर किया जाएगा। और जब इसको डिविडेंड तस्वीर किया जाएगा तो इसका मतलब समझ आता है, यानी इसको डिविडेंड तस्वीर करने का मतलब है कि इसका 15% टैक्स काटने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे 42,500 और 7,500 का क्या होगा, ये टैक्स डिडक्ट होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इन 2 केसेस में टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। अब मेरा जुमला सुनो, जुमला ये है दोस्तों, जुमला यह है दोस्तों कि सब्सिक्वेंट डिविडेंड, अगर पेमेंट, अगर लोन को डिविडेंड ट्रीट किया गया था और बाद में सचमुच का डिविडेंड मिल गया, सब्सिक्वेंट डिविडेंड को क्या कहना है, सचमुच का डिविडेंड मिल गया, तो फिर उसको डिविडेंड ट्रीट नहीं किया जाएगा, अगर वो किस हद तक है, जितना लोन लिया है उस हद तक है। सर आपको पता है, आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी जो होती है, 2 बातें बस रहेगी, मेरा आज का लेक्चर खत्म, मैं जुम्मे का दिन है आज। आपको पता है प्राइवेट कंपनी अगर लोन ले, अगर प्राइवेट कंपनी लोन दे अपने शेयर होल्डर को तो इसे डिविडेंड समझा जाएगा, यस और नो? पढ़ाया ना सर, अगर प्राइवेट कंपनी का काम ही लोगों को लोन देना है तो फिर इसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, प्राइवेट कंपनी जिसका काम ही लोन देना, समझ गए? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी or reduction of capital by company in respect of any share for full consideration। सर जी ये चौथी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सर जी ये पॉइंट जरा बारीक है, ध्यान से समझने वाला है यार। ये ना, अब ये देख मुझे कहां जाकर ढूंढना पड़ा। सर सबसे पहली बात है आपको सरप्लस एसेट का पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। सर जब कंपनी बंद हो जाती है ना, जब कंपनी बंद हो जाती है, फॉर एग्जांपल कंपनी लिक्विडेट हो गई, एसेट से 100 रुपए के, लायबिलिटी थी 70 रुपए की, ये 30 रुपए के क्या है, सरप्लस एसेट, इजाफी जो बच गए। अब आप मुझे बताइए इन एसेट्स का हकदार कौन है? इन एसेट्स का हकदार ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, और कौन हकदार नहीं है भाई? डिवेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसके हकदार सर जी कंपनी के जितने एसेट्स हैं, जब कंपनी खत्म हो गई, कंपनी ने एसेट्स में से लायबिलिटी वालों के पैसे दे दिए, जो बकाया बच गए, इसका हकदार ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है। और डिवेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो फिक्स इंटरेस्ट दे रहे थे, वो इसके हकदार नहीं होंगे। वो ये कह रहा है, अगर आपको ये बात समझ आ गई, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो वो ये बात कह रहा है, वो ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की लिक्विडेशन के मौके पर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर, या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के मौके पर तकसीम करना। किसको? किसी ऐसे होल्डर को, किसी ऐसे होल्डर को जो सरप्लस एसेट का हकदार ना हो, उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। हम पढ़ यही रहे ना कि किसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सर जी फिर सुनना, ये बारीक बात है। सर कंपनी लिक्विडेट हो गई है, या कैपिटल रिड्यूस हो गया है, या डिबेंचर रिडीम हो गया, इन 3 मौकों पर तकसीम करना। ऐसे बंदे को, ऐसे होल्डर को जो लिक्विडेशन के मौके पर सरप्लस एसेट के लिए हकदार ना हो, तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। मैंने आपको बता दिया लिक्विडेशन के मौके पर सरप्लस एसेट का हकदार कौन नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन नहीं होता, डिबेंचर होल्डर। आसान अल्फाज में ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मौके पर डिबेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पैसे दिए जाते हैं उसे डिविडेंड नहीं समझा जाता। डिविडेंड सिर्फ तब समझा जाएगा जब किसको पैसे दिए जाएंगे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। तो यहां पर उसने बात को थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया है, वो आपने खुद सीधी करनी है। सर जी बात यह है कि लिक्विडेशन ऑफ कैपिटल, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, रिडक्शन ऑफ कैपिटल या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मौके पर तकसीम करना किसी ऐसे बंदे को जो कि लिक्विडेशन के मौके पर सरप्लस एसेट का हकदार ना हो, तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दरमियान में बंद की थी,
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सर जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया गया उस दिन का प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया गया उस दिन का प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। डिक्लेयर किया गया, अनाउंस किया गया, दिया गया, बताया गया, उस दिन तक का प्रॉफिट लेते हैं। तो सर एक स्टोरी आपको सुनाने लगा हूं, अगर ये स्टोरी आप समझ गए तो हमारी बात बन जाएगी। सर जी मैंने एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस भी किया हुआ। एम्ब्रॉयडरी क्या होता है सर? ये कढ़ाई वाली मशीनें होती हैं, चाइना से मशीन आती है, 34 फुट लंबी मशीन होती है सर। एट अ टाइम 6 सूट उस पर कढ़ाई होते हैं। ठीक हो गया? ये उस वक्त हमने जब मशीन मंगाई थी तो 30 लाख की थी, आज तकरीबन ये 60 लाख की मशीन है, 70 लाख की, 70 लाख की। ये मशीन मंगवाई, काम बड़ा अच्छा था। पर डे एक शिफ्ट का 12,000 बचता था, 2 शिफ्ट का 24,000 रुपए की बचत थी। ठीक हो गया? तो तकरीबन जी सर रोज का सर ये प्रॉफिट बचता था तकरीबन 24,000 रुपया पर डे। 25,000 पर डे लगाएं तो कितना बनता है? 7.5 लाख, तकरीबन 7 लाख रुपया बचता था एक मशीन से। काम बहुत अच्छा चल रहा था। हुआ क्या, मशीन चलते चलते एकदम बंद हो गई। एक बंदे को बुलाया मशीन ठीक कर दे, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया, पांचवें को बुलाया, मशीन ना ठीक हो। एक बंदे ने कहा फलां जगह बंदा है वो ये मशीन ठीक कर सकता है, और अगर उसने भी ना की तो फिर ये मशीन कोई भी ठीक नहीं कर सकेगी। हमने उस बंदे को बुलाया और उसने सारी चेक करके उसने कहा कि ये जिस कंपनी की मशीन है ना उसी कंपनी का इंजीनियर आके इसको ठीक करेगा। अब वो मशीन थी चाइना की। हमने चाइना में रब्ता किया और उस बंदे को कहा कि भाई मशीन, उसने कहा मैं 5 लाख रुपया लूंगा मशीन ठीक करने में। अब हमारा रोज का नुकसान हो रहा था। हमने कहा यार करो जान छुड़ाते हैं। वो बंदा चाइना से आया, उसके पास ना ये प्लास की तरह का एक इक्विपमेंट उसके हाथ में था। वो ऐसे से चेक करता जा रहा था मशीन, और एक खास जगह पर उसने खास एंगल से मशीन को ऐसे किया, मशीन ठीक होगी। अब हम उसको कहेंगे ये, वो कहता जी चलाई मशीन, मशीन चलाई, मशीन ठीक। अब हम मास्टर को कहें जो मशीन को ऑपरेट कर रहा था कि यार अच्छी तरह चेक करो, तो कैसे मशीन ठीक हो गई। अब हम उस बंदे को कहेंगे यार कुछ तो करो, तुमने 5 लाख रुपए तुमने 5 लाख रुपया लेना, कुछ तो करो। वो कह रहा है मशीन ठीक है, खराब है तो मुझे बताए, मैं ठीक कर देता हूँ। हमें तसल्ली ना हो, हमारा दिल जाए कि वो 5-6 दिन मशीन के अंदर घुसा रहे, उसके बाद बाहर निकल के कि मैंने मशीन ठीक कर दी, फिर हमें लगे किसने 5। ये जो उसने 1 सेकंड में जो किया ये अजीब बकवास है। वो कहता है मशीन को कोई मसला नहीं। और उसके बाद उसने कहा मैं 3 दिन मजीद इधर ही हूँ, आप मशीन ठीक करानी हो मैं हाजिर, कोई मसला हो जाए तो मैं अवेलेबल हूँ। खैर हमने अगले 3 दिन बड़ी कोशिश की कि मशीन खराब हो जाए, लेकिन मशीन ठीक थी। वो जब जाने लगा तो हमने उसको कहा कि यार हमारे पास है 11 मशीन है, आप हमारे पास जॉब कर लो। तो आप हमसे, उसके साथ हमारा तय हो गया 10 लाख रुपए पर मंथ। हमने कहा 11 मशीनें हैं, किसी ना किसी मशीन का काम निकलता रहता है, ये इतना एक्सपर्ट है, ये फौरी ठीक कर देता है। अब देखें ना आप, असल में जब जल्दी मशीन ठीक हो जाएगी तो मशीन की कमाई आनी शुरू हो जाएगी। मशीन 1 हफ्ता बंद रही है या 10 दिन बंद रही तो 2.5 लाख का हमें मशीन बंद होने का भी तो नुकसान हुआ ना। हमने उस बंदे को आप हमारे पास रहो, उसके साथ अरेंजमेंट हो गया, उसको प्रॉपर घर लेके दिया, आयशा चीज सेट करके दे दी। 5 लाख रुपया जो दिया था वो तो देना ही था, उसके अलावा उसको अब हमने नौकरी पे रख लिया और सैलरी देने लगे। नौकरी पे रख लिया और सैलरी देने लगे। उसके बाद ये वाली बात हो गई। तो उसके बाद जो है वो अगला स्टेप था, और अगला स्टेप ये था कि मशीन तो हमारी सेट हो गई है, वो बंदा हमारे पास काम करने लग गया था। वो दिन भर काम करता था, शाम को ना वो उस फैक्ट्री के पास ही हमारी एक पार्क था, वो वहां पे वॉक करता था। वहां पे और भी फैक्ट्री वाले आए होते थे, तो उनकी वो चूंकि अब चाइना का इंजीनियर था तो वो एक अजीब मखलूक था, सब उससे जरा सलाम दुआ करते थे। उसने भी नेटवर्किंग बना ली। अब जो जो एम्ब्रॉयडरी की मशीन वाला है उन सबको पता था कि ये जो असल मशीन की कंपनी है ना जहां से मशीनें इंपोर्ट होती हैं उसका इंजीनियर। उसने सबके साथ अच्छी सेटिंग बना दी। कोई 4 महीने बाद आके मैं कहता है कि मैं ना अपना ऑफिस बना लिया मैंने, लेकिन मैं आपका काम भी करता रहूंगा। हमने कहा वो कैसे? उसने कहा मैंने ना 10 मशीन वाली फैक्ट्रियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 2 लाख रुपए पर मंथ। अब मैं आपसे 10 ले रहा था, अब कितने ले कमाएगा? 20 लाख कमाएगा ना। एक 10 फैक्ट्री वाले से बात किया, हर फैक्ट्री वाले से 2 लाख लेगा तो कितने कमाएगा? 20 लाख कमाएगा। मैंने कहा 20 लाख रुपए अब मैं कमाऊंगा, आप भी मेरे पैनल पर आ जाए। अब वो हमारा मुलाजिम नहीं रहा और वो इस तरह से काम करने लग गया। सर स्टोरी यहां तक चलती है कि
उसने यहां पर अपना दफ्तर, अपनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना ली। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? परमानेंट एस्टेब्लिश बना ली है, और उसके बाद जो अगली स्टोरी है वो आपसे रेलेवेंट नहीं है, हम वो स्टोरी यहां पे खत्म करते हैं, और उसके बाद वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारता रहा। ठीक हो गया? अब कुछ बातें इस स्टोरी में बड़े काम की हैं, अगर वो बात आप समझ गए तो मैं टॉपिक आपको पढ़ा गया। सर जी वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा गया। सर जी ये जो बंदा काम कर रहा है ना, ये टेक्निकल काम है, और उसके बदले में जो फीस ले रहा है वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जो फीस ले रहा है वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस है। अब अगर कोई नॉन रेजिडेंट आ जाए, अब अगर कोई नॉन रेजिडेंट फी फॉर टेक्निकल सर्विस ले, तो वो क्या बन जाएगा? सर 6 चीजें एफटीआर होती हैं। 6 चीजें एफटीआर होती हैं। फी फॉर टेक्निकल सर्विस ऑफ नॉन रेजिडेंट, ये एफटीआर है। आपको पता है मैंने उसे 5 लाख नहीं दिए थे, मैंने उसे 4,25,000 रुपया दिया था। मैंने 5 नहीं दिया था, मैंने 4,25,000 रुपया दिया था, जो कितना बना? 15% टैक्स काट के उसको पेमेंट की थी, क्योंकि एफटीआर तो हमेशा टैक्स काट के पेमेंट करते हैं। सर ये बंदा जब उसके बाद हमारे पास नौकरी पर आ गया था, तो याद रखिएगा जब वो नौकरी पे आया तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं थी, और उसके बाद जब उस बंदे ने नौकरी छोड़ के अपनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट खोल ली, तब जो पैसे ले रहा था वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस तो थी, लेकिन वो एफटीआर नहीं होगी बल्कि एनटीआर होगी, क्योंकि वो बंदा तो पाकिस्तान में परमानेंट बिजनेस करने लग गया था, दफ्तर खोल लिया था, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना ली थी। तो अब इस केस में उस पर जो टैक्स लगेगा वो एफटीआर के मुताबिक नहीं लगेगा बल्कि एनटीआर के मुताबिक लगेगा, और वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आएगा। सर जी मेरा पॉइंट समझ गए? पढ़ा दिया मैंने सब कुछ। आओ एक बार कवर करते हैं। स्टोरी समझ आ गई थी? सर ये स्टोरी के साथ ये टॉपिक जरा कंफर्टेबल हो जाता है। कोई भी पैसे whether periodic or lump sum for the rendering of any managerial, technical or consultancy services, including the services of technical or other personnel, but does not include consideration for fee rendered in relation to construction, assembly or like project. Consideration which would be income of recipient chargeable under the head salary. Sir, consideration for services rendered in relation to construction, assembly or like project. और दूसरा consideration which would be income of recipient chargeable under the head salary. सर फी फॉर टेक्निकल सर्विस में ये सब कुछ। फिर रॉयल्टी की बात करें, सर इस पर टैक्स की बात भी साथ ही कर लें। अगर आप कंस्ट्रक्शन करें तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं है, अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं है। फी फॉर टेक्निकल सर्विस मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी का काम है। यार पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा अब इस पर टैक्स कैसे लगेगा, जरा इसको देख लो, इस पर टैक्स कैसे लगेगा। वो कहता है फी फॉर टेक्निकल सर्विस है, देखें बंदा रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि अगर बंदा रेजिडेंट है तो वो एनटीआर होगा और इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जाएगा, और अगर वो बंदा रेजिडेंट नहीं है तो देखिए उसने अपना ऑफिस बना लिया था, वो रेजिडेंट नहीं था लेकिन उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट थी। अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी तो वो एनटीआर के तहत इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगा, और अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो वो एफटीआर होगा और 15% टैक्स उस पर लगेगा। सर जी ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस की टैक्सेबिलिटी, समझ गए? सर जी स्क्रीनशॉट, अब गलती ना हो, ठीक है सर जी। रॉयल्टी means any amount paid whether periodic or a lump sum as consideration for use or right to use any patent, invention, design, model, secret formula, process, trademark और other। सर जी असल में मैं रॉयल्टी की बात करने लगा, वो कहता है रॉयल्टी जो है अमाउंट पेड वेदर पीरियोडिक और लम सम है, वेदर पीरियोडिक और लम सम है इकट्ठा। मिसाल के तौर पे बच्चा है, वो आगे कहता है कि सर मैं 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकता हूँ या 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकता हूँ, और एक बच्चा है वो कहता है सर मैं लमसम पे कर दूंगा, यानी अभी फौरन सारे पैसे पे कर दूंगा। और सर समझ आ रहा है? तो आप पैसे इकट्ठे ले लें या पीरियोडिक लें। सर जी मैं जरा अगर इसकी आपको बात करूं तो एक बंदा, एक इंस्टीट्यूशन है जो कह रहा है कि हम इस्लामाबाद में इदारा खोलना चाह रहे हैं, नाम आपका इस्तेमाल करेंगे एसबीआई। यस ऐसा भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे सर जी एक बंदा है, उसने केएफसी वालों को एक नई ब्रोस्ट की रेसिपी दी और केएफसी वालों ने उसे तय किया कि जितनी डीलें बिकेंगी आपको 50 रुपए पर डील मिलेगा। सर ये भी रॉयल्टी है। एक बंदा उसने नया बल्ब बनाया है जो 3 गुना कम बिजली लेता है, 3 गुना रोशनी ज्यादा करता है, ये भी क्या है? ये भी रॉयल्टी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये भी रॉयल्टी है। सर अब कोई भी पेटेंट है, इन्वेंशन है, डिजाइन है, मॉडल है, सीक्रेट फॉर्मूला है, या कोई भी सर मैंने किताब लिखी है टैक्स की, ये किताब जितनी भी बिकेगी, इसकी जितनी भी कॉपी होंगी उसके एक छोटा सा शेयर मुझे मिलेगा, ये भी रॉयल्टी कहलाता है। सर जी वो कहता है
use or right to use any copyright of literary, artistic, scientific work, including film or videotapes for use in connection with television or tapes in connection with radio broadcasting, but shall not include consideration for the sale, distribution, or exhibition of cinematograph films. सिनेमेटोग्राफ सिनेमा में नहीं जो लगती फिल्म में उसे कहते हैं सिनेमेटो। सर जी अगर अबरारुल हक साहब जो है उनका गाना इंडियन ड्रामे वाले इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो अबरारुल हक को जो उसके बदले पैसे आते हैं वो रॉयल्टी होता है सर। कोई भी लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क जो कि इस्तेमाल हो रहा है रेडियो पर या किसी भी जगह, लेकिन सिनेमेटोग्राफ में उसकी बात नहीं, कोई भी विजुअल इमेज, साउंड या बोथ जो इस्तेमाल हो जाए उसके अगेंस्ट जो पैसे मिले, कोई भी टेक्निकल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल या साइंटिफिक नॉलेज उसके बदले में जो पैसे मिले, कोई भी यूज और राइट टू यूज एनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या साइंटिफिक इक्विपमेंट तो वो भी रॉयल्टी आएगा। सप्लाई और एनी असिस्टेंस दैट इज एंसिलरी एंड सब्सिडी टू and is furnished as a mean of enabling the application or enjoyment of any such property or right as mentioned above। सर जी कोई असिस्टेंस है that is ancillary helping। सर जी मैं अपनी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद मैंने ये नियर पीर वालों को दे दिया, नियर पीर वालों ने उस लेक्चर को बेचकर मुझे पैसे दिए, ये भी रॉयल्टी है। अगली बात सुनना वो बड़े मजे की है। नियर पीर वालों को मैंने इसके बाद ये भी बताया कि कौन से कैमरे से वीडियो लें, ये भी बताया कि एडिटिंग किस ऐप से करें, ये भी बताया कि इसको अपलोड किस वेबसाइट पर करें, होस्टिंग कहां से लें, ये सारी चीजें भी मैंने नियर पीर वालों को बताई और इसके बदले में भी जो पैसे लिए ये भी रॉयल्टी। तो वो कहता है कोई भी ऐसी असिस्टेंस जो प्रोवाइड किए दैट इज एंसिलरी एंड सब्सिडरी टू एंड इज फर्निश्ड एज अ मीन ऑफ अनेबलिंग द एप्लीकेशन और एंजॉयमेंट ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी और राइट एज मेंशन्ड अबव। डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट रेफर्ड अबव, डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट रेफर्ड अबव, ये भी क्या है, ये भी रॉयल्टी है। और सर समझ आ गया। अब रॉयल्टी पे टैक्स के क्या असूल है, गौर करें, फी फॉर टेक्निकल सर्विस के साथ ही रॉयल्टी भी लिखा हुआ, तो जो फी फॉर टेक्निकल सर्विस के रूल्स आपको बताए वही सेम रॉयल्टी पे भी अप्लाई होते हैं। सर जी ये डिस्कशन थी हमारी फी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी की, आपके साथ कर लीजिए। जो अगला टॉपिक है ना मिनिमम टैक्स रिजीम, इसके साथ मार्क कर लीजिए आफ्टर चैप्टर 7 एंड 8, इसके साथ मार्क कर लीजिए आफ्टर चैप्टर 7 एंड 8। फी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी जल्दी से पढ़ लीजिए, 4 मिनट आपके पास है, इसके बाद मैं अगला यूनिट शुरू करूंगा। सर जी मैंने आपको बताया है सेकंड लास्ट और लास्ट, मैं दोनों बता रहा हूं सर। सर जी मैंने बताया नियर पीर वालों को मैंने असिस्टेंस दी कि ये एडिट कौन सी सॉफ्टवेयर से करना है, इसको अपलोड कहां पर करना है, ये जो सारी हेल्प मैंने दी है ताकि वो मेरी प्रोडक्ट को, मेरी वीडियो को अच्छे से बेच सके। सर ये भी उसके बदले जो पैसे लूंगा वो भी रॉयल्टी होगी। एंसिलरी कहते हैं सपोर्टिंग। सर एक भाई ने पूछा लास्ट पॉइंट, सर जी मैंने किताब बनाई और किताब बनाकर पब्लिशर को कहा बेचो, हर किताब का 100 रुपया मेरा, एक तरीका ये है। और एक है कि मैंने किताब बनाकर उसको 12 लाख की बेच दी है, अब वो जो मर्जी करे वो चाहे, अब मैंने उससे पर किताब का अरेंजमेंट नहीं किया, मैंने अपना राइट ही डिस्पोज कर दिया। तो समझ आ रहा है ये फर्क है। जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए। जी सर, सर जी कॉन्सेप्ट ही है, मेनली कॉन्सेप्ट ही है। जी सर। सर जी टैक्स क्रेडिट के बारे में आपको मैंने ओवरऑल बताया है, लेकिन इसमें कौन कौन से टैक्स क्रेडिट है ये वाली बात मैंने भी आपको खुद नहीं बताई, उसके साथ नोट कर लीजिए चैप्टर नंबर 11 में सारे टैक्स क्रेडिट के और सारी शराइत आपको बताई जाएंगी। मेरा ख्याल है यूनिट 6 है, यूनिट 6 में ये वाली बात है। जी